हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सागर मुदगल माइंड स्पेस थेरेपी क्लिनिक से। और जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था। उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको सुसाइड या आत्महत्या से जुड़े कुछ बातें बताऊंगा। स्पेशली मेरी जो टॉक होगी वो टीनेज ग्रुप या किशोरावस्था जिसे कहते हैं उस एज ग्रुप पे फोकस्ड होगी। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किशोर अवस्था या टीनेज किसे कहते हैं? जनरली 13 से 19 साल का जो पड़ाव होता है उम्र का, उसे टीनेज या किशोर अवस्था कहते हैं। अब इसी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, स्पेशली टीनेज के बारे में? क्योंकि ये ऐसा समय होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जब उस साल के जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही अति संवेदनशील होते हैं आत्महत्या की प्रति, और बहुत वल्नरेबल होते हैं और उनमें सुसाइड रेट कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं। अब क्यों ज़्यादा है, तो इसका जवाब आपको इससे मिलेगा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का। जो टीनेज होता है ना वो बच्चा होता है और ना ही वो पूरी तरह से उसमें इतनी समझ डेवलप हो चुकी होती है, इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो एडल्ट हो चुका होता है। तो वो इस बीच में ट्रांजिशन फेज में रहता है। उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। हार्मोन्स का पूरा उथल पुथल होता है। वो अपने आप से बाहर जाता है, अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए बाहर से। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे इस एज ग्रुप को बहुत ही वल्नरेबल माना जाता है सुसाइड के लिए। अभी अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सर्वे किया था 2019 में, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसे बहुत से कारण आए थे आत्महत्या के, कि क्यों जो टीनेज ग्रुप या किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं वो क्यों सुसाइड करते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण था घरेलू समस्या, जिसमें घरेलू समस्या में आ सकता है कि मेंटल या फिजिकल अब्यूज़, मानसिक या शारीरिक रूप की किसी भी तरह की प्रताड़ना पेरेंट्स के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा, तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन एक कॉज था। फिर है कि जो टूटे हुए परिवार होते हैं जहाँ मदर फादर डिवोर्स्ड होते हैं या अलग अलग रह रहे होते हैं, उन बच्चों में तनाव बहुत ज़्यादा देखा गया है, इसलिए आत्महत्या का स्तर उनमें कुछ अधिक होता है। फिर इसके बाद जब किसी परिवार में अभिभावक नशा करते हैं, दोनों माता पिता या कोई भी एक, तो वो अपना 100% नहीं दे पाते बच्चे को, और उससे बच्चे को भी ऐसा लगता है कि नशा सॉल्यूशन है। कभी भी कोई तकलीफ होती है, कुछ भी है, तो नशे की तरफ जाना है। तो उससे भी देखा गया है कि बहुत आत्महत्याएं हुई है। और एक ये जो टॉपिक है जो अभी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जो हमारा सामाजिक, जो समाज जिसको बोला जाता है सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज़्यादा अप्रूवल उसे नहीं मिला है, बट इसके कारण काफ़ी सुसाइड्स हो रहे हैं। जो प्रेम प्रसंग या लव अफेयर्स का प्रॉब्लम होता है इस एज ग्रुप में, तो काफ़ी कॉमन है। आप देखेंगे आजकल तो इस एज ग्रुप में रिलेशनशिप्स का होना बच्चों का, जो कि सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो घर पे बताते हैं तो घर वाले उनको ताने देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो उस बारे में थोड़ा और अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि फिर वो सुसाइड पैक्ट्स बना लेते हैं कि उस एज ग्रुप में आप पहले ही बहुत रेबेलियस होते हो और आपको लगता है कि कोई समझ मुझे वैसे ही नहीं रहा है, घर वाले भी नहीं समझ के उल्टा ताने उनकी तरफ से ताने मिलते हैं, तो वो भी बहुत एक परेशानी हो जाती है। तो सुसाइड पैक्ट में ऐसा देखा गया कि वो दोनों पार्टनर्स साथ में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इसके बारे में और अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाए, टैकल किया जाए, ताकि इससे जुड़ी आत्महत्या का स्तर कम हो सके। अब स्टडीज़ के द्वारा पाया गया है कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे उन बच्चों में आत्महत्या का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों को नींद की समस्या है, जो ढंग से सो नहीं पाते,
उनमें मानसिक समस्याएं नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है और उससे आत्महत्या का रिस्क उनमें ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर किसी का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम है तो वो भी किसी मानसिक समस्या की ओर पॉइंट आउट कर सकता है, वो हमें पकड़ में आना चाहिए। या आपका बच्चा स्कूल से बहुत गायब रहता है कि कंप्लेन आ रही है स्कूल से कि घर से तो आपको पता है कि बच्चा स्कूल भी नहीं निकला है, फिर बीच में से वो स्कूल पहुंचा ही नहीं, तो हो सकता है कि वो कहीं नशे का लत उसे कुछ लग गई हो, वो कहीं और चला जाता हो, नशा करने चला जाता हो। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखने की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा साइबर बुलिंग आजकल बहुत कॉमन हो गई है। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नेगेटिव कमेंट्स भेजना, क्रिटिकल कमेंट्स भेजना, ऐसे कमेंट्स कुछ कुछ करते हैं कि मर जाओ तुम, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो। तो इससे ऑलरेडी अगर कोई डिप्रेशन या ऐसी किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा होगा तो वो बहुत डिप्रेशन में और जा सकता है और उसमें आत्महत्या करने के तीव्र विचार आ सकते हैं मन में। तो हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि बच्चा कंप्यूटर पे कितने टाइम स्पेंड कर रहा है, पूरे समय कंप्यूटर पे ही तो नहीं लगा रहता है। वो भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। जो डिजिटल मीडिया एक्सपोजर जिसे बोला जाता है, डिजिटल एक्सपोजर, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो सुसाइड के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिससे खतरे की घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि हो सकता है ये रिस्क है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी होता है कि जो बच्चा है उसका व्यवहार एकदम से बदल जाना, उदास उदास रहना, किसी से बातें ना करना, अलग थलग रहना, जो गेम्स या अपने दोस्तों से मिलना वो पहले एंजॉय करता हो वो अवॉइड करने लगता है वहाँ जाना, अकेले रहता है, किसी से ना मिलना, चिड़चिड़ करना। फिर इसके अलावा ये तो आप समझ जाएंगे कि डिप्रेशन में एक थोड़ा सा ये ऑड होता है इसमें कि बच्चा अपनी प्रिय वस्तु है जो होती हैं, अपना फेवरेट क्रिकेट बैट हो गया, अपना वीडियो गेम कंसोल हो गया, वो अपने दोस्तों को दे देना या अपने किसी रिश्तेदार को दे देना। तो वो समझ लीजिए कि वो अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी बांटने पे लग गया है तो वो जाने की तैयारी कर रहा है, तो उससे आपको एकदम सतर्क होना है। इसके अलावा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अगर आप उनके पोस्ट देखेंगे तो मृत्यु या डेथ से जुड़ी बातें करना, वैसे पोस्ट करना कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये दुनिया खराब है, मेरे लायक नहीं है, कुछ ऐसे नेगेटिव पोस्ट वो जाने से पहले कुछ बहुत से शेयर करते हैं। आत्महत्या का अगर वो कोशिश करेंगे तो पहले ऐसे सब देखा जा सकता है। या डेथ के बारे में सर्च करना, सुसाइड के बारे में सर्च करना, तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सतर्क रहना है। अब कैसे हम रहेंगे वो थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा टीचर्स या दोस्तों द्वारा बोलना कि ये तो बदल गया है, पहले से अलग थलग रहता है, किसी से बात नहीं करता, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एज ग्रुप रहती है उसमें बच्चा आपसे आके बात नहीं करेगा, क्योंकि आप एक पेरेंट फिगर है, बड़े हैं, तो वो बात किससे करेगा? जनरली अपने दोस्त से बात करेगा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा। अब वो जो बच्चा जिससे उसने शेयर किया है उसको भी नहीं पता कि उसका क्या करना है। इसलिए अवेयरनेस और ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा उनकी काफ़ी ज़रूरत है, जिससे कुछ हो पाए और वो सुसाइड वहीं थम जाए, वहीं रुक जाए। अब हम व्यक्तिगत तौर पर क्या कर सकते हैं आत्महत्या रोकने के लिए? अगर आपके घर परिवार में आसपास में आपको ऐसा सुनने में मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, उसे समय दें, क्योंकि आजकल सब इतने बिजी है कि अपने घर पे भी किसी को किसी से बात करने का समय नहीं है। तो क्लिनिक में भी बहुत से ऐसे उस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, वो एक एक घंटे तक बात करके जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि वो अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ी सी झिझक रहती है अपने घर पे बात करने की, तो बहुत समय से वो किसी से अपने मन की बात ही नहीं कर पाते, तो मन काफ़ी भारी रहता है उनका। फिर दूसरा है कि उनकी बातें सुनना, नॉन जजमेंटल लिसनिंग जिसे कहा जाता है। एक होता है सुनना अपना जजमेंट देने के लिए, और एक सुनना होता है सुनने के लिए, समझने के लिए। तो आपको ये नहीं करना कि वो बोल रहा है बीच में से उसको टोक के कुछ सॉल्यूशन देने लगना, या जैसे उस एज ग्रुप में बोलते हैं कि ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको बस
सुनने की कोशिश करना है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है। नॉन जजमेंटल लिसनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड फैक्टर है जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है सुसाइड के बारे में, कि अगर मैंने पूछा कि क्या तुम्हें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, खुद को मारने के विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि मैं उसके मन में ऐसा विचार डाल दूँ, पहले से ना हो, तो क्या मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? तो इसका आंसर है 110% पूछना चाहिए। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, हज़ारों, और अपने एक्सपीरियंस है और बहुत से साइकियाट्रिस्ट के एक्सपीरियंस है, सबका यही कहता है कि आपको सीधा पूछना चाहिए, क्या आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं? 100% व्यक्ति बताता है अगर उससे पूछा जाएगा। नहीं पूछोगे तो नहीं बताएगा, उसके दिमाग में कुछ थॉट नहीं आएगा, जो उसे करना है वो तो वो करेगा ही। पर अगर आप पूछ लोगे तो हो सकता है वो बोले हाँ मुझे आते हैं, और फिर उस तरफ कुछ सॉल्यूशन आप ले सकें। फिर अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आपको मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की सलाह लेनी चाहिए, अपने पास के साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये सब नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे और कि हमारे बच्चे को क्या कोई दिक्कत है। ये सब रूढ़िवादी सोच है बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये किसी को भी हो सकती है। तो आपको हेल्प सीख करना है उसके लिए, क्योंकि आत्महत्या एक बहुत ही पर्सनली बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। जिसने करी है वो भी बहुत भयंकर दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, और उसके आसपास वाले भी वो जाने के बाद वो दुख अपना उनको दे जाता है एक तरह से। तो एक सुसाइड पूरे परिवार को तोड़ देता है, 5 से 7 लोगों को पूरा ख़त्म कर देता है। ऐसी बीमारी मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगी, जैसे मानसिक समस्या है, जो एक केवल उस व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे परिवार को तोड़ देती है। तो हमें इस मामले में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और अवेयरनेस रखनी चाहिए। एक फैक्टर और है, जब आत्महत्या के बारे में पता चलता है कि कोई बोलता है कि मुझे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो जनरली क्या टेंडेंसी होती है कि सब नाटक कर रहे हैं, करके बता ना, हिम्मत है तो करके बता, कुछ नहीं करेगा मुझे पता है। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये नहीं देना है, चैलेंज कभी भी नहीं करना है, क्योंकि चैलेंज में वो एज ऐसी रहती है कि आउट ऑफ इम्पल्स गुस्से में जाके वो सुसाइड, उतना ना भी हो सुसाइडल तो वो कर सकता है कमिट। तो चैलेंज कभी भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं। फिर नॉन जजमेंटल लिसनिंग के कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर कोई आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा है तो आपको क्रिटिकल कमेंट्स ऐसे नहीं देने कि तुम सब नाटक कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, ये सब बहाने हैं, ऐसे कमेंट्स बात नहीं करनी, ऐसे कमेंट्स नहीं करने हैं। इसकी जगह आप ऐसी बात कर सकते हैं कि हाँ मैं शायद समझ सकता हूँ कि बहुत परेशान हो गए, ये दौर आपके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा, आप कैसे इससे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आप कैसे इससे बाहर निकलना चाहोगे। तो आप सॉल्यूशन का पार्ट बनिए अगर ऐसे बात करेंगे। और अगर नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसाइज करना कि तुमसे कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में, तुम इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, तो उससे वो सुसाइडल टेंडेंसीज और बढ़ जाएगी। अब व्यक्तिगत तौर पे तो हम देख चुके हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। अब एक कम्युनिटी तौर पर जो प्रोग्राम्स में, और हम सारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट फॉरवर्ड कर चुके हैं, बहुत इस बारे में बोलते रहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी बहुत कॉमन है। क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ चल रही है वहाँ, जिससे वहाँ तो सुसाइड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं उन्हें रोकने के लिए। सबसे पहला है गेट कीपर प्रोग्राम। गेट कीपर क्या होता है? अब ये ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे कुछ स्कूल काउंसलर्स को और नॉर्मल सोसाइटी में लोगों को, टीचर्स को, इनफैक्ट बच्चों को भी पार्ट उसका बनाते हैं, और कुछ ट्रेनिंग होती है। उसमें ये सब होता है कि कब आपको शक करना है कि कोई सुसाइड की तरफ जा रहा है, या कोई आपके पास आता है सुसाइडल, तो क्या करना है। ये नहीं कि आप उसको साइकियाट्रिस्ट बनकर खुद ही ट्रीट करने लग जाओ। वो पूरा प्रोग्राम में ट्रेनिंग होती है कि आपको रेफ़र करना है उसे बाकायदा प्रॉपर सोर्सेज में। तो वो गेट कीपिंग प्रोग्राम से एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देखे गए हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम आत्महत्या रोकने के लिए? सुसाइड हेल्पलाइंस है, आप देखते होंगे आज पेपर में ऐड आते रहते हैं। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं तो
जो सुसाइडल रहते हैं, बहुत सारे आजकल रिसेंटली बोलने लगे कि मेरी सुसाइड हेल्पलाइन में बात हुई, मैंने फ़ोन लगाया तो मुझे पता चला कि मुझे सीवियर डिप्रेशन है, और उन्होंने बोला कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो वो दिखाने आया, वो सुसाइड करने जा रहा था पर वो हेल्पलाइन में उसने कॉल कर लिया, तो उसका इंटेंट कम हो गया सुसाइडल, और वो साइकेट्रिस्ट के पास आया और वहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और ऐसी ही एक जान बच गई। फिर इसके अलावा एक चीज़ और करी जा सकती है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। मेरा खुद का मत ये है, और हमने फॉरवर्ड भी किया है बहुत जगह पे, स्कूलों में कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कंपलसरी कर देना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को पता होना चाहिए कि जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं, अपना शरीर साफ करते हैं, वैसा हमारा माइंड है, उसमें भी समस्या हो सकती है। जैसे शारीरिक समस्या है, किसी का हार्ट टूट गया, किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को कोई टाइफाइड हो गया, ऐसी कोई भी बीमारी हो गई, तो वैसे ही मानसिक रोग भी हो सकते हैं। उनके लक्षण क्या है, उनका इलाज कैसे करवाया जाए, किससे करवाया जाए, ताकि जो स्टिग्मा बोला जाता है, मतलब जो शर्म है कि कैसे जाए हम, वो कम हो सके। काफ़ी हद तक कम हुआ है, अभी भी पढ़े लिखे लोगों में उतना स्टिग्मा नहीं है। बहुत सारे आजकल बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अवेयर हुए हैं मेंटल हेल्थ की तरफ, जो बहुत अच्छी बात है। तो स्कूलों से ही अगर बच्चों को ही हम सिखा देंगे ये सब चीज़ें, तो आगे जाके उन्हें समस्या नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर इसके अलावा जो बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारी संस्कृति है पुरानी, योग, ध्यान, इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी चल रही है आजकल। मेडिटेशन से ब्रेन में चेंजेस क्या होते हैं, योगा से क्या चेंजेस होते हैं, एक्सरसाइज से, तो उसकी तरफ अपने बच्चों को बचपन से ही आप थोड़ा सा इंक्लाइन कीजिए कि वो योग और ध्यान डेली अपने लाइफस्टाइल में लाए, तो उससे मेंटल इलनेसेस बहुत कम हो जाती है। तब भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर उसका रेट काफ़ी कम हो जाता है और उसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाती है। जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है, जो आजकल बहुत कॉमन है कि हर कोई स्ट्रेस से जूझा हुआ है, स्ट्रेस से मारा है, तो उससे स्ट्रेस झेलने की क्षमता आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर हम बात करेंगे लास्ट में, एक डरखाइम प्रोजेक्ट है जो आजकल आप कभी भी सर्च करेंगे ना, कोई भी सुसाइड करने से पहले गूगल सर्च करता है हाउ टू कमिट सुसाइड, कैसे आत्महत्या करूं, और आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, कहीं पे भी अगर सुसाइड या आत्महत्या उससे रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं तो वो सीधे सुसाइड हेल्पलाइन का नंबर दे देता है। और ये नहीं कि वो तरीके बताने लग जाता है, पहले वो हेल्पलाइंस के नंबर दे देता है। तो उससे होता है कि अगर कोई सच में सुसाइडल है और चाहता है कि उसकी मदद हो जाए, तो वो वहाँ कॉल करके अपनी मदद पा सकता है। टीनेजर्स में देखा गया है कि 80 to 90% जितने टीनेजर्स हैं वो आत्महत्या करना नहीं चाहते। उनके पास कुछ अपना मन हल्का करने के लिए कोई है नहीं जो सही तरीके से उनकी बातें सुन पाए, समझ पाए, उनको जज ना करे, ना डांटे उनको। तो ये उनकी एक तरह से क्राई फॉर हेल्प होती है, वो पुकार रहे होते हैं एक तरह से इन चीज़ों से कि हमें मदद की ज़रूरत है, बोल के नहीं, इनडायरेक्टली उनके जो साइंस जो मैंने बताए वहाँ से पकड़ना होता है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही सैड इशू है ये, मतलब इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और आपको अवेयर होना चाहिए काफ़ी इसके प्रति। सरकार भी धीरे धीरे बहुत सी स्टेप्स कर रही है, स्लो है, उतना इफेक्टिव अभी नहीं है, बट धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। लोगों में अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो इस महामारी से हम बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और कोरोना के इस काल में मास्क लगाए रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। थैंक यू।